Hi everyone, welcome to all of you divine creature and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं शिग्मा गुरुकुल लाइव क्लासेस में। एज यू नो दैट आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर का करंट अफेयर्स क्या निकल के आता है, उसका क्या जीके जीएस बनता है, उस पर आज चर्चा करेंगे अखबार के माध्यम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए, ज़्यादा कोई बैकग्राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये इत्तफाकन नहीं है, अब ये तो हम और आप रोज़ रूबरू होने लगे हैं। तो आइए चीज़ों को समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए बेटा, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लुक हियर, आज का जो न्यूज़पेपर है 1 सितंबर के अकॉर्डिंग, देखिए सिर्फ एक न्यूज़पेपर से हमने 19 करंट अफेयर्स के सवाल निकाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि आप में से कोई भी जो करंट अफेयर्स के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9818154537 है, इस पे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ करके आप बिल्कुल अपडेट रह सकते हैं। ये स्टडी पर्पस से ही है। अब आइए 1 सितंबर, ये 4 सवाल और सारे पूछे गए सवाल हैं, देखते हैं। अगर हम 1 सितंबर को 1939 में डाल दें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगन, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 1939 को हुई। दिल्ली पुलिस में एक कॉमन क्वेश्चन आ गया था 2007 में कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ माना जाता है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। बिल्कुल राइट आंसर है। तो वो कब किया? 1 सितंबर को ही किया। तो 1 सितंबर को किया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन हुआ 1 सितंबर 1939। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। 1 सितंबर को अगर हम 1956 में डाल दें तो दूसरा सवाल आपका तैयार है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई में एज ए हेडक्वार्टर के तौर पर जो हुआ वो 1 सितंबर को 1956, जो कहता है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। नहीं तो ये याद रखिएगा जो उसका पंच लाइन है। तो LIC का फाउंडेशन डे 1 सितंबर, फाउंडेशन ईयर 56, हेडक्वार्टर मुंबई। भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी LIC है। तो ये आपका हो गया। अब आइए तीसरा, 1 सितंबर 1961। यू नो वेरी वेल, हम सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कंपटीशन की डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं, खास करके किताब विशेष तो पढ़ते हैं NCERT प्रकाशन की। तो NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT की स्थापना नई दिल्ली में हुई 1961 में। तो आज क्या है? NCERT का फाउंडेशन डे है। एंड कुड यू नो, आप भी जानते हैं आज ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने NCERT को डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। अब ये अपना कोर्स डायरेक्टली लॉन्च कर सकती है, डिग्री अपने नाम से दे सकती है। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा अभी अभी किस इंस्टीट्यूशन को प्राप्त हुआ है? NCERT को प्राप्त हुआ है। तो ये करंट अफेयर्स प्लस हो गया। 1 सितंबर 1986, कपार्ट क्या फाउंडेशन, CAPART, कपार्ट, यू नो वेरी वेल, कॉमन इम्यूनिटीज पॉपुलर प्रोग्राम एंड एग्रीकल्चर रूरल टेक्नोलॉजी। ये कपार्ट एक रीफाइनेंस एजेंसी है जिसे RBI फिनेंस करती है, भारत सरकार फिनेंस करती है, और वो रीफाइनेंस करती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशनल आइडियाज़ को देखकर ये फिनेंस करती है। जैसे आजकल स्टार्टअप के लिए फिनेंस है, ऐसे ही इनोवेशनल आइडिया के लिए, नवाचार के लिए, जिससे कि गांव में तकनीक का विकास हो, कृषि क्षेत्र में तकनीक का विकास हो। तो देखा आपने, 1 सितंबर 4 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो ये तो सिर्फ 1 सितंबर की महिमा है, और सवाल को जोड़ के देखिए, सवाल आ जाते हैं।
आइए अखबारों में क्या क्या छपा है। तो आइए बेटा हम नेक्स्ट की बात करते हैं। लुक हियर, क्या है बेटा हेडलाइंस, केंद्र सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। बेटा सवाल क्या निकाले हम, सवाल हम क्या निकाले, तो देखिए संसद का विशेष सत्र, इस पर ध्यान दीजिए। केंद्र सरकार, ये कौन है, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। बेटा संसद का जो विशेष सत्र होने जा रहा है 18 से लेकर 22 सितंबर, 18, 19, 20, 21, 22, 5 दिवसीय विशेष सत्र हमारी लोकसभा राज्यसभा का यानी भारत की पार्लियामेंट का बुलाया गया है 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर। मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से लेकर अब तक 5 दिवसीय विशेष सत्र पहली बार बुलाई गई है। हाँ, विशेष सत्र एक आई थी सिर्फ, लेकिन वो संयुक्त बैठक थी, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक थी जो जीएसटी बिल पर लाई गई थी। जीएसटी बिल 2017 गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन वो 5 दिवसीय नहीं थी, बस चंद घंटों के लिए थी। याद रखिएगा ये पहला है। तो अब आइए विशेष सत्र बुलाया जा सकता है क्या? हाँ बुलाया जा सकता है। सत्र होते कितने हैं? तो भारत के संविधान के अनुसार सत्र 3 होते हैं। पहला ग्रीष्मकालीन सत्र, जिसे हम लोग कह देते हैं बजट सत्र। हमारे संविधान में ना तो बजट शब्द है ना बजट सत्र है। चूंकि बजट इस सत्र में पास होता है तो हम कह देते हैं बजट सत्र। अखबार वाले भी लिख लेते हैं, अखबार वाले भी यहाँ लिखे हुए हैं, जो गलत है। देखिए यही लिखा है इन्होंने कि सामान्य तौर पर वर्ष में संसद के 3 सत्र बजट, मानसून और शीत होते हैं। हमने खुद बजट को काट के ग्रीष्म यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं अखबारों के हिसाब से नहीं चल सकता। मैं अखबार में 12 साल तक न्यूज़ एडिटर रहा हूँ, चीफ एडिटर के ठीक नीचे का पोस्ट। तो मैं तो जानता हूँ इसको एडिटर ठीक नहीं मिला, वरना ये बजट शब्द कट जाते, क्योंकि बजट नाम का सत्र होता ही नहीं है। उसे ग्रीष्मकालीन सत्र, समर सेशन कहते हैं। तो देखा, समर सेशन होता है, मॉनसून सेशन जो अभी लास्ट हुआ, और एक शीतकालीन विंटर सेशन होगा। देयर आर 3। 2 सेशन के बीच में 180 दिन से ज़्यादा की दूरी नहीं हो नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा। तो ये विशेष सत्र है जो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये बुलाई गई है, याद रखिएगा। विशेष सत्र किस पर बुलाई गई है ये भविष्य में सवाल बना देगा, और इस बहाने आप सत्र के बारे में जान गए। नेक्स्ट पे आइए। लुक हियर, आपके पास एक क्वेश्चन है। इकोनॉमी ने लगाई 7.8 की छलांग। बेटा आप भी जानते हैं इकोनॉमी 2022-2023 ये एक साल हुआ, एक साल का जीडीपी ग्रोथ रेट हम देखते हैं। अब उसी तरह से हम 2023 से 2024 का ग्रोथ रेट अगले साल देखेंगे, लेकिन इसको हम 4 क्वार्टर में बांट देते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर में। तो इसका जो है पहला क्वार्टर अप्रैल, मई और जून का होगा। अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने का। तो जून, जुलाई, अगस्त का महीना आ गया, तो इसका एनालिसिस होके आ गया। तो ये जो दिखा रहा है 7.8% की छलांग भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगाई, यानी जीडीपी का ग्रोथ रेट। तो ये फर्स्ट 3 मंथ अप्रैल में जून का ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, जो भारतीय जीडीपी का 7.8% है। पर यही एज इट इज़ मेंटेन रहेगा, आगे भी इसकी गारंटी नहीं है। आगे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये ग्रोथ रेट बैंक पीओ के एग्ज़ाम में पूछेगा, क्योंकि बैंक पीओ के एग्ज़ाम में हर क्वार्टर का एनालिसिस पूछता है। जनरल एग्ज़ाम में एनुअल ग्रोथ रेट पूछेगा।
बैंकिंग के एग्जाम में, आरबीआई के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में क्वार्टरली पूछेगा। तो ये बैंक पीओ के लिए बहुत ही अच्छा है, बैंक पीओ एग्जाम के लिए। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हिसाब से अप्रैल से लेकर जून 2023 की तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 7.8% रही। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और हमारा जो 40 लाख करोड़ रुपए का हमारा इकॉनमी है, जीडीपी है, तो हमारी जीडीपी अभी कितनी है? 4 ट्रिलियन डॉलर की है। और इस तरह से वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के आधार पर। हमने, ठीक है ना, इंग्लैंड वगैरह सबको, जापान सबको पीछे छोड़ दिया। तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट की बात करें बेटा। बेटा यहां सवाल पूछेगा ही। कैसे? पहले हेडिंग्स पढ़िए। वायुसेना का चीन, ठीक है ना, पाकिस्तानी सीमा पर त्रिशूल अभ्यास 4 से। बेटा समझिए, भारत का वायुसेना का अभ्यास, एक्सरसाइज चल रहा है त्रिशूल के नाम से, और हम इसे राजस्थान में जैसलमेर में पाकिस्तानी बॉर्डर के पास अपने देश में इस अभ्यास को कर रहे हैं। और ये 4 सितंबर से विधिवत शुरू हो जाएगा। तो 4 सितंबर से ये शुरू होगा। तो आइए, क्या है नाम, कैसे क्या है, समझिए। तो एक तो यहां आपने देखा त्रिशूल नाम का अभ्यास आपके पास आ गया। त्रिशूल नाम का अभ्यास है, 4 सितंबर से आगे लेके जाएंगे। और किसका है? वायुसेना का है। अब आइए यहां देखिए, भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं के साथ उत्तरी क्षेत्र में त्रिशूल नाम का एक प्रशिक्षण अभ्यास करने जा रही है। किस नाम का? त्रिशूल नाम का। कैसा एक्सरसाइज है? ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें क्या पार्टिसिपेट होने जा रहा है? हमारे राफेल जो फ्रांस से लिया है वो, मिराज जो हमने फ्रांस से लिया, SU-30 MKI जो हमने अमेरिका से लिया, चिनूक हेलीकॉप्टर जो अमेरिका से लिया, अपाचे हेलीकॉप्टर जो अमेरिका से लिया, ये सब जो है इसमें होंगे। तो ये याद रखिएगा। तो ये 14 सितंबर तक चलेगा। तो 4 से 14 सितंबर तक। तो बेटा कितने दिन का होगा? 10 डेज। अब यही जब हो जाएगा तो फिर आपसे सवाल करेगा, अभी अभी भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल नाम से हुआ, कहाँ हुआ? या जो अभ्यास हुआ उसका क्या नाम था? त्रिशूल नाम था। बहुत सिंपली। और जितने भी बेल्ट जॉब हैं, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा, आपका पैरामिलिट्री फोर्स के होते हैं, CPO के होते हैं, FCAT का होता है, अग्निवीर एग्ज़ाम होते हैं, NDA होता है, CDS होता है, SSB के एग्ज़ाम होते हैं। बेटा एवरीवेयर हैव टू आस्क, पूछना ही है। अब आइए नेक्स्ट पे चले बेटा। इन्हें देखिए, इनकी जुल्फों से आपको लगेगा कि कैसी महिला हैं ये, लेकिन बेटा ये भारत की विमेन एम्पावरमेंट को दिखाता है। ये भारत की विमेन एम्पावरमेंट को दिखाता है, कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ये महिला है कौन? तो इतना ही समझिए, ये महिला जो है जया वर्मा सिन्हा है। जया वर्मा सिन्हा इलाहाबाद की रहने वाली, प्रयागराज की, वहीं से स्कूलिंग की, वहीं कॉलेज किया, फिर हायर एजुकेशन भी लिया। समय के साथ UPSC की एग्ज़ाम दी और रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी मिला। और बेटा नौकरी मिलते ही रेलवे के डिपार्टमेंट के अलग अलग विभागों में काम की, ऑपरेशनल डिवीज़न में काम की, रेलवे बोर्ड की मेंबर बनी। और अभी जो आप जानते ही हैं, उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ, उसमें जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और देश को जो प्रेजेंटेशन दिया, सिग्नलिंग जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है सिग्नलिंग व्यवस्था, उस पर
इन सब को देखते हुए अभी 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 ये रिटायर कर रही थी 31 अगस्त को, लेकिन भारत सरकार ने इन पर विश्वास जताते हुए इन्हें अगले 1 साल के लिए इनका जो रिटायरमेंट है को एक्सटेंशन दे दिया गया और इन्हें बना दिया गया रेलवे बोर्ड का चेयरवुमेन कम सीईओ। तो अब रेलवे बोर्ड की ये हमारी महिला अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो समझ रहे हैं ना, विमेन एम्पावरमेंट है। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष यही हुई, सीईओ भी इन्हीं के साथ पद है। तो याद रखिएगा, दैट इज ग्रेट क्वेश्चन। जितने रेलवे का एग्जाम हो पूछेगा ही, अदर एनी एग्जाम्स एवरीवेयर विल बी आस्क्ड द सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष कौन है फिलहाल, तो हम कहेंगे जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आते रहेंगे बेटा। अब हमने सारी बातें बता दी, यही बात बेटा इसमें लिखा हुआ है, ज़रूरत ही नहीं है कि इसको आप आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट वन। बेटा अब इसे समझे हम। देखिए यहाँ पे हेडलाइंस क्या आ रहा है, भारत के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र का परिचालन पूरी क्षमता से शुरू। बेटा ये प्राइम मिनिस्टर ने किसी भाषण के दौरान कहा है। और देखिए भारत के, तो एक तो हो गया भारत में सबसे बड़े, अरे बाबा सबसे बड़े क्या, स्वदेशी तकनीक से बने परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन पूरी क्षमता से शुरू। बेटा भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमने स्थापित करना शुरू किया, परमाणु भट्टी बिजली उत्पादन के लिए, वो अमेरिका के सहयोग से 1974 में नरौरा, बुलंदशहर, अनूपशहर, गंगा किनारे, दैट वाज द बिगनिंग, अप्सरा रिएक्टर। और उसी तरह से फिर हमने बम्बई के पास ट्राम्बे में, वहाँ भी तारापुर, उसमें भी, फिर इसी तरह से रसिया के साथ मिलके कुंडनकुलम, कलपक्कम तमिलनाडु में, ऐसे ही रावत भाटा में, काकरापारा गुजरात में, रावत भाटा यू नो वेरी वेल राजस्थान में। तो ये हमने शुरुआत करी। लेकिन बेटा समझना ये है, ये सब विदेशी तकनीक थी। तो न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना स्वदेशी तकनीक से, और स्वदेशी तकनीक में हमने अभी तक 220 मेगावाट का किया था। अब हम 700 मेगावाट का रिएक्टर स्थापित कर रहे हैं और वो फुल कैपेसिटी के साथ उत्पादन करने लगा है। तो उसका उद्घाटन हुआ है। तो उद्घाटन तो लगभग 1 महीना पहले हो गया, अब वो पूरी क्षमता से उत्पादन कर रहा है। तो अब लगता है कि हाँ, हमारी स्वदेशी तकनीक सफल रही। तो अब सवाल इस तरह से बनाएगा, भारत का पहला स्वदेशी तकनीक से निर्मित सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन करने लगा है, कहाँ है? सवाल ऐसे करेगा तो देखिए कहाँ है, लिखा हुआ है आपके पास, ये देखिए, गुजरात के काकरापारा में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरी क्षमता से ऑपरेशनल हो गया है। 30 जून को ही इसे क्रिस्टलाइज किया था, 90% उत्पादन कर रहा है अपनी कैपेसिटी का। तो इसका मतलब कितना हुआ? लगभग बेटा 25-50 मेगावाट छोड़ दीजिए, मतलब 7, यानी 630 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है पर डे। और वो भी धीरे धीरे क्रिटिकल होकर के कर लेगा, क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किया और 100% पे आ गया ना, 2 से 3 महीने लगते हैं अपनी पूरी क्षमता में आने पर। तो 30 जून को किया तो जुलाई और अगस्त 2 ही महीने तो हुए हैं। इट विल टेक टाइम मोर ऑफ मंथ। तो याद रखिएगा, तो सीधा क्वेश्चन है, भारत का वह न्यूक्लियर रिएक्टर जो सबसे बड़ा है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित, जो उत्पादन कर रहा है, तो क्या कहेंगे? 700 मेगावाट का, काकरापारा गुजरात।
वहाँ 220 मेगावाट का रिएक्टर तो पहले से है और वो विदेशी तकनीक से है, ये स्वदेशी तकनीक की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को हम ऐसे समझेंगे। बेटा ये शख्स जो देख रहे हैं ना, इनका नाम क्या है, एक्सरे चेक कर रहे हैं, क्या नाम है इनका, देखिए डॉक्टर रवि कन्नन। बेटा जैसे ही नाम कन्नन आया तो आपको मालूम है कन्ना का मतलब होता है कृष्णा। केरल में लॉर्ड कृष्णा को, उनके बाल रूप को कन्ना कहते हैं, और वही कन्ना जब बड़ा हो गया तो कन्नन कहलाता है। कन्नन यानी कृष्ण। मेरा भांजा का नाम भी कन्ना है, प्यार से हम लोग कन्ना कहते हैं, ठीक है। अभी कनाडा में रहता है, एडमंटन टाउन में, कन्ना। तो कन्नन यानी कि ये केरल के हैं और बहुत बड़े डॉक्टर हैं कैंसर के, और ये अपना कारोबार करते हैं, हॉस्पिटल चलाएं, गांव-गांव तक जाते हैं, कैंसर के इलाज के लिए जी जान से लगे हैं कि गरीब से गरीब लोग भी कैंसर का शिकार अगर हो भी जाते हैं तो उनका इलाज सस्ते में हो, अच्छे हो, तुरंत हो, उसके लिए जी जान से काम करते हैं। इस सब को देखते हुए डॉक्टर कन्नन को भारत सरकार ने पद्म भूषण का अवार्ड दिया। और मालूम है अब क्या, एशिया का नोबेल प्राइज इन्हें मिला है। आप कहेंगे एशिया का नोबेल प्राइज, ये क्या नाम है? हाँ बेटा, एक्चुअली फिलीपींस एक देश है और फिलीपींस के एक राष्ट्रपति हुए डॉक्टर रमन मैगसेसे, जो 1957 में डेथ कर गए प्लेन क्रैश में। तो फिलीपींस देश वालों ने उनके नाम पर रमन मैगसेसे अवार्ड की शुरुआत की, 6 सेक्टर में, 6 अलग अलग क्षेत्रों में 6 लोगों को हर साल देना। लेकिन अभी घट करके ये 5 सेक्टर में दिए जाते हैं। और 1958 में पहला रमन मैगसेसे अवार्ड डिक्लेयर हुआ और इसे एशिया का नोबेल अवार्ड कहा गया। और उन पहले अवार्ड में 6 आदमी में हम भारतीय भी एक थे, आचार्य विनोबा भावे। पहला रमन मैगसेसे अवार्ड उन्हीं को मिला। केजरीवाल जी, किरण बेदी जी, और हमारे वो जो हैं एनडीटीवी के, मैं भूल जाता हूँ, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, उनको मिला। हमारी मंदाकिनी आमटे, बाबा आमटे, प्रकाश आमटे, संजीव चतुर्वेदी, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, बहुत सारे भारतीयों को ये मैगसेसे अवार्ड मिल चुका है। इसे एशिया का नोबेल अवार्ड कहते हैं। बेटा वही रमन मैगसेसे अवार्ड फिर एक बार 2023 के लिए हमारे डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है। तो ये कन्नन साहब हैं, इनको मिला है क्या, रवि कन्नन को रमन मैगसेसे पुरस्कार, यानी इसे क्या कहते हैं, एशिया का नोबेल। कौन सी सरकार देती है? फिलीपींस की सरकार। कितने सेक्टर में फिलहाल दे रही है? 5 सेक्टर में। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। तो देखिए सारी बातें मैंने आपको बता दी बेटा, अब कुछ रह कहाँ गया, तो मायने रखता है। और ये तो अब 1 साल तक सवाल बनेगा। नेक्स्ट बेटा, एनवायरमेंट हर पल बदल रहा है। मॉनसून, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, जिससे भारत की कृषि ही नहीं पूरी इकॉनमी टिकी हुई है। भारत में अगर अच्छी बारिश हो जाती है, मानसून सही सही बरस जाता है 4 महीने, तो सच पूछिए एक मामूली मजदूर किसान से लेकर बेटा बड़े बड़े अमीर घराने और सबसे बड़ी बात सरकार को राहत महसूस होती है। और अगर अनइवन मानसून जो है हमारा साउथ वेस्ट, और उसमें अनइवन रह गया, बारिश की मात्रा कम हो गई, सूखा पड़ता है, किसान भूखा रहता है, उसके परिवार के लिए संसाधन जुटाने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है और फूड क्राइसिस शुरू हो जाता है। भारत में खाद्य सुरक्षा संकट के तौर पे देखें तो एक बड़ा मामला है। ऐसे में सरकार को कई योजनाएं चलानी पड़ती है, लोगों को काम देना पड़ता है, एम नरेगा में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा फिनेंस करना पड़ेगा, लोगों को आहार देना पड़ेगा, बहुत समस्याएं होंगी, इकॉनमी चलाने में मुश्किल होगी। अगर बारिश अच्छी हो गई, खेती अच्छी हो गई बेटा, तो हम किसान अपनी बेटी की शादी भी करेंगे और कहेंगे जाओ मेडिकल की कोचिंग कर लो, और उसको भी 2 लाख रुपए दे के कोचिंग पढ़ाने भेज देंगे। लेकिन अगर कृषि हमारी नहीं सुधरी मानसून की वजह से,
तो बेटी बेटा का पढ़ाना भी, हायर एजुकेशन मुश्किल हो जाएगा। शादी का ख्याल भी कहेंगे अभी 1 साल रुक जाओ। और बहुत सारी चीज़ें जो हम ले सकते थे, मार्केट से ख़रीद सकते थे, ज़रूरत की चीज़ें या लग्जरियस आइटम, वो नहीं लेंगे तो इससे बाज़ार नहीं चलेगी ना। और भारत में 62% लोग एग्रीकल्चर पर जीते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। तो ये है भारत का मानसून। और मालूम है आपको क्या रिपोर्ट मिला है? अगस्त महीने में जो सामान्यतः जितनी भी बारिश हुआ करती थी, इस बार अगस्त महीने में 36% बारिश कम हुई है। और 1901 के बाद ऐसा हुआ है। यानी 122 वर्षों में मानसून बहुत कम वर्षा है अगस्त महीने में। और कुल मिला के ये बड़ा प्रॉब्लम है, सूखे की स्थिति है। वही चीज़ें यहाँ दिखाया जा रहा है, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, लुक हियर। तो 122 वर्ष का सबसे सूखा रहा अगस्त का महीना, सितंबर में भी खतरा। वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। तो ऐसे बेटा ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम फिर कर लेते हैं। ओके, बाय एंड टेक केयर।